स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाल बटन को प्रेस कर दे। मैं हूं पार्थदास और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का तीसरी अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका 5वां चैप्टर प्रश्नावली 3.5 के पार्ट 3 यानी प्रश्नावली 3.5 के पार्ट 1 में आपको 1 नंबर के सभी सवाल को हल किए थे, पार्ट 2 में 2 और 3 के सवाल को हल किए थे और पार्ट 3 में आज 4 नंबर के सभी सवालों को हल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। 4 नंबर का 1 नंबर यहाँ दिया है ना, आपका बुक में दिया है, आपका बुक में भी दिया है कि इन सवालों को आप किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है, यानी कोई से भी नियम से ना, चाहे ग्राफीय विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि हो या वज्रगुणन विधि, कोई भी एक विधि से इसको बनाना है ना। आपको किसी एक विधि को बनाने के लिए नहीं कहा गया, कोई सा भी बना सकता है आपको जो आसान लगे, क्योंकि आप में बुक में दिया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी बीजगणितीय विधि यानी कोई सा भी नियम सब बना सकते हैं ना। तो हम बनाएंगे विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि सबसे आसान होता है ना, बहुत इसको करने में बहुत आसान लगता है और बहुत ही कम समय और बहुत ही कम पेज में यानी कम जगह में हो जाते हैं इसका हल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल दिया 1 नंबर का, आप देख सकते हैं कि एक छात्रावास के मासिक व्यय है ना, यानी मासिक मतलब महीना में, एक महीना में खर्च है, व्यय मतलब खर्च, व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी एक को 20 दिन भोजन करता है ना, तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। इसका मतलब होता है कि विद्यालय में जो छात्रावास है ना, हॉस्टल है, वहाँ जो स्टूडेंट रहते हैं तो उसको क्या होता है रहने का और खाने पीने का जो वहाँ भोजन है ना, उसको किराया देना पड़ता है, वहाँ पे देना पड़ता है। तो उसका कुछ नियत किराया, नियत है ना, नियत खर्चा जो है, नियत फिक्स खर्चा है, उसको इतना लगेगा ही, चाहे वो भोजन वहाँ से ले या ना ले, है ना। वहाँ पे हॉस्टल में उसका नियत किराया यानी उसको भाड़ा देना ही पड़ेगा, तो नियत भाड़ा तो लगेगा ही वहाँ पे। अब जितने दिन वो भोजन लेता है उसके लिए अतिरिक्त उसको भोजन का खर्च देना पड़ेगा ना। तो जो पहला छात्र है ए, वो कितना दिन भोजन लेता है? 20 दिन। कितना दिन लेता है? यानी एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन के लिए भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया अदा करता है, यानी 20 दिन जो भोजन करता है और उसका जो हॉस्टल का जो यहाँ पे भाड़ा है, किराया ना, नियत जो भाड़ा है, दोनों मिला के 1000 रुपया देता है। अब दूसरा विद्यार्थी क्या है यहाँ पे, जबकि एक विद्यार्थी बी, दूसरा विद्यार्थी बी है ना, दूसरा विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है। कितने दिन? 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया देते हैं। कितना देता है? 1180 रुपये है ना, 1180 और ये देते हैं 1000, 1180 रुपया व्यय करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात करना, प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। एक तो नियत खर्चा जो है हमको वो निकालना है, और जो प्रतिदिन के हिसाब से भोजन जो लिया है ना, मान लीजिए कि वो महीना में 10 दिन भोजन किया तो उसको 10 दिन का एक्स्ट्रा खर्च देना पड़ेगा, और जो नियत है फिक्स हो तो लगेगा ही, सबको लगेगा। दूसरी बात, तो हमको एक नियत जो व्यय है, खर्चा है, वो निकालना है, और अतिरिक्त यानी प्रतिदिन जितने दिन लिया, तो कितने लिया था? विद्यार्थी ए ने 20 दिन के लिए लिया था भोजन और विद्यार्थी बी ने कितना लिया था? 26 दिन के लिए भोजन लिया था, है ना। तो हम क्या करेंगे, नियत व्यय मान लेंगे और है ना, नियत व्यय और अतिरिक्त प्रतिदिन भोजन का मूल्य मान लेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं ना, हल लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल माना नियत व्यय है ना, नियत व्यय कितना? 1 रुपये तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य है ना। तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या ले लेंगे यहाँ पे? प्रतिदिन भोजन का मूल्य ले लेंगे यहाँ पे। नियत व्यय मान लिए 1, सब प्रतिदिन भोजन का मूल्य y, क्या मान लिए? y है ना, y रुपये है। तो ये हो गया प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का y है ना। हमको x और y का मान निकालना है, ये जो x लिए हैं ये दोनों का मान निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? तो जो पहला विद्यार्थी ए वाला विद्यार्थी है ना, उसके द्वारा जो खर्च किया गया उसका समीकरण बनाएंगे, है ना।
तो कितना लिया उसने, नियत भार तो उसका है, प्रश्न अनुसार लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार है ना, प्रश्न अनुसार। तो क्या करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न अनुसार देख सकते हैं यहाँ पर कि अब समीकरण बनेंगे यहाँ पे। तो जो ए को 20 दिन भोजन करता है ना, जो विद्यार्थी ए है 20 दिन के भोजन करता है, उसका कितना जाए समीकरण, यानी नियत, जो नियत मूल्य है वो 1 से कितना है, नियत व्यय जो है 1 है, तो 1 तो लगेगा ही। उसके बाद अतिरिक्त जितने दिन लेता है, यानी 20 दिन विद्यार्थी ए द्वारा 20 दिन अतिरिक्त भोजन ले जाता है ना, तो उसका मूल्य उसका भी लगता है। तो मान लीजिए कि अतिरिक्त प्रत्येक दिन के लिए y है, तो 20 दिन का कितना होगा, 20 दिन का यानी 20y, यानी 20 गुना y, तो 20 को y से गुना करें तो 20y हो जाएंगे। और ये नियत व्यय और 20 दिन का है ना अतिरिक्त व्यय, दोनों मिला के कुल कितना लगता है, 11, यानी 1000 कितना लग जाता है, 1000। तो 1000, तो ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो दूसरा विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी बी, यहाँ बताया क्या देख सकते हैं, विद्यार्थी बी है ना, एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन करता है, और छात्रावास व्यय के लिए 1180 रुपया व्यय करने पड़ते हैं ना, तो उसका समीकरण क्या आ जाएंगे, नियत, तो नियत व्यय जो है वो 1 है, ये तो लगेगा ही, यानी जो हॉस्टल में रहते हैं ना, तो हॉस्टल में रहने का तो भाड़ा लगेगा ही। उसके अतिरिक्त यानी 26 दिन भोजन लेता है ना, तो 26 दिन का जो भोजन लेता है तो उसका अतिरिक्त 26 दिन का अतिरिक्त भोजन का लगेगा ही। तो 26 गुना y, यानी 26y, प्रत्येक अतिरिक्त है ना, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त, प्रत्येक दिन का जो भोजन का मूल्य है वो क्या है, y। तो 26 दिन भोजन किया तो 26 गुना y, यानी एक दिन का y है, तो 26 दिन करेंगे तो 26y, यानी गुना हो जाएंगे। और ये 26 दिन का और ये जो नियत व्यय है, दोनों मिला के कुल कितना अदा करते हैं, कुल करते हैं 1180 रुपया, 1180 है ना, 1180 रुपये। ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरणों को है ना, हमको x और y का मान निकालना है, यानी नियत व्यय x और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपये, यानी हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम ज्ञात कैसे करेंगे, इसे हम विलोपन विधि से करेंगे है ना, यहाँ कोई सा भी विधि से आप कर सकते हैं, नियत यानी प्रतिस्थापन हो, ग्राफीय विधि हो, चाहे वज्र गुणन हो, है ना, तो हम विलोपन विधि से करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका होता है ना। विलोपन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना बहुत ही आसान नियम है। तो हम इसको विलोपन करेंगे, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे समीकरण, सॉरी, तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 से 2 को है ना, 2 को घटाने पर, किस में घटाने पर है ना। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, समीकरण 1 है, यानी x प्लस 20y बराबर 1000, कितना है 1000 है ना, और ये कितना है x प्लस 26y बराबर 1180। विलोप करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएंगे, यहाँ भी प्लस है, माइनस हो जाएंगे, x घट गया, 26y से 20y घट जाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 6y, कितना बचेंगे, तो 6y है ना, बराबर माइनस बचेंगे यहाँ पे, और 1180 से 1000 घट जाएंगे तो कितना होगा, 180, कितना जाएंगे 180। ये बड़ा, यहाँ भी माइनस होगा, माइनस है ना, यहाँ लिख सकते हैं बराबर माइनस है ना, ये बराबर माइनस माइनस कट जाएंगे, यानी 6 से भाग दे देंगे तो y बराबर हो जाएंगे यहाँ पे 180 है ना, 180 बटे 6, 6 से भाग देंगे कितना, 6 कम 6, 6 थी 18, यानी यहाँ 0, 30 हो गया, कितना हो गया, तो हो गया यहाँ पे तो हो गया ये 30, यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो भोजन का मूल्य है वो 30 रुपये है, कितना है, y का मान निकल गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है ना, तो इसको समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में,
किसी भी समीकरण में रख सकते हैं ना। तो इसको रख देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इसको यहाँ रख देते हैं ना बगल में, समीकरण है ना, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने, y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर है ना। तो समीकरण 1 कौन सा, ये वाला है ना, यानी x प्लस 20y, यानी 20 गुना y। तो y कितना है यहाँ पे, y का मान आया 30 है ना, y का मान रख देंगे 30, रख देंगे यहाँ पे 30 बराबर 1000, बराबर 1000। ये हो जाएंगे x प्लस 20 को करेंगे गुना 30 से, तो कितना, 3 गुना 6, यानी 600 कितना हो गया, बराबर 1000 है ना, बराबर 1000। अब इस 600 को पक्षांतर कर देंगे, क्या कर देंगे, तो सिंपलाइज 600 को इधर ले जाएंगे तो क्या जाएंगे, x बराबर 1000 माइनस 600। तो 1000 से 600 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 1000 से 600 घट जाएंगे तो बच जाएंगे यहाँ पे 400, कितना हो जाएंगे, 400। यानी जो नियत व्यय है वो x का मान यानी 400 रुपये है, कितना है, 400। तो हम लिख देंगे, आता क्या लिख देंगे, तो आता x बराबर 400, ये नियत है ना, नियत व्यय, और y जो है, y का मान कितना, ये अतिरिक्त, तो कितना हो गया, ये 30 रुपये है ना, ये 30 रुपये, यहाँ रुपये लिख देते हैं तो क्या हो गया, ये आंसर। तो ये हो गया 1 नंबर का सवाल का हल है ना, इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरे सवाल को, तो इसको हम मिटा देते हैं। आप यहाँ पे 2 नंबर का सवाल आप देख सकते हैं, 2 नंबर का सवाल दिया है यहाँ पे, 4 नंबर का 2 नंबर। एक भिन्न 1/3 हो जाती है ना, देख सकते हैं, एक भिन्न है, कोई भी भिन्न जो 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, यानी उसके अंश में, ऊपर वाला संख्या में है ना, अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में नीचे वाले संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ले लेंगे हल है ना, क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ ले लेंगे हल है ना, माना, क्या लेंगे, माना अंश x तथा हर है ना, क्या है, y है ना, ये अंश मान लीजिए x तथा हर y है ना, इसलिए भिन्न हो जाएंगे, इसलिए भिन्न बराबर हो जाएंगे। तो भिन्न बराबर क्या जाएंगे, यानी x बटे हर, यानी x बटे y, ये हो गया अंश और ये हो गया हर है ना, भिन्न का। हमें यही भिन्न ज्ञात करना है, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार है ना, यहाँ लिख देना है प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न जिस तरह से कहा गया है उसी तरह है ना, बिल्कुल। तो क्या क्या गया पहले देखेंगे, यानी जो भिन्न है ना, यानी x, ये जो भिन्न है x बटे y है ना, तो x बटे y जो ये भिन्न है, सॉरी x बटे है ना, तो ये जो भिन्न है, तो क्या बताया गया है यहाँ पे कि अंश में 1 घटाया जाता है ना, 1 घटाया जाता है, तो इसका अंश में 1 हम इसे घटा देंगे, यहाँ ले लेंगे y, 1 घटा देंगे अंश में 1 घटा दिए तो 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा जाता है ना, तो 1 घटा दिए बराबर, तो कितना हो जाती है यहाँ पे, यहाँ जाता है 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। पहले इसको हम सरल कर लेते हैं, ना, तो क्या जाएंगे, इसको ये इससे गुना करेंगे, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो हो जाएगा 3x, 3 कम 3 माइनस ये y गुना करेंगे इससे, तो कितना जाएंगे बराबर, y कम y को इधर लेकर आते हैं ना, 3 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया 3x, y को लेकर आएंगे इधर, तो क्या जाएंगे माइनस y बराबर 3 का अगर माइनस से ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे ना। इसको समीकरण 1 मान लिया, समीकरण
1 मान लिया ना। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे तो क्या है, और वहाँ 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया था ना, जब हर में 8 जोड़ते हैं, हर में 8 जोड़ते हैं तो इतना हो जाता है। तो क्या करेंगे चूँकि है ना, तो क्या जाएंगे x/y यानी 8 जोड़ देंगे ना, तो 8 जोड़ दिए बराबर कितना हो गया यहाँ पे, तो बराबर हो गया, तो अंश में कुछ नहीं करना, अंश वही है x है ना, और हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात किए ना, तो हर में 8 जोड़ दिया तो कितना हो जाता है ये, तो ये हो जाता है, तो ये हो जाता है, यहाँ देख सकते हैं 1/4 इसको हम सरल करेंगे, ये गुना हो जाएगा इससे यानी 4x, दिस इम्प्लाइज बराबर, ये गुना हो जाएंगे इससे y कम y, 8 कम 8 है ना, ये गुना हो जाएंगे, इससे भी होगा इससे भी होगा, ये इससे गुना करके इधर लिख दिए, ये y को बाएं तरफ लेकर आएंगे तो क्या जाएंगे, तो 4x माइनस y बराबर 8। इसको समीकरण 2 मान लिया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे ना। विलोपन विधि बहुत ही आसान होता है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर है ना, तो घटा देंगे। समीकरण 1 कौन सा, ये है ना 3x, ओ सॉरी, लेकिन यहाँ पे घटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि समीकरण 1 में जो 3x है ना, ये इस x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 4 है, ये y से घटेगा, घट जाएगा, y से y घट जाएंगे ना, y से घट जाएंगे। 1 से 2 को घटाने पर है ना, हम ये y को विलोप करेंगे, यहाँ भी एक y है, यहाँ भी एक y है ना, तो y विलोप कर देंगे तो पहले x का मान निकलेगा है ना। आप किसी को भी कर सकते हैं, x को भी कर सकते हैं, लेकिन गुना करना पड़ेगा। यदि आप x को विलोप कीजिएगा तो ये 3 है, ये 4, तो इसको 4 से गुना कर देंगे और इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएंगे, ये भी 12 हो जाएंगे, तब विलोप हो जाएगा, x विलोप करना है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं y माइनस है, यहाँ भी y माइनस है, ये एक y है, ये भी एक y, तो y विलोप हो जाएंगे ना। तो क्या करेंगे इसको, तो यहाँ ले लेंगे तो हो जाएंगे यहाँ पर 3x माइनस y बराबर 3, ये भी कितना है 4x, कितना है 4x माइनस y बराबर 8, कितना है, यहाँ माइनस करेंगे, इसका यहाँ प्लस है तो यहाँ करेंगे माइनस है ना, यहाँ करेंगे माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ कर देंगे प्लस, प्लस कर देंगे ना। तो क्या जाएंगे, इसका आगे y का आगे माइनस, इस y का आगे यहाँ प्लस हो गया ना, यहाँ भी माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो ये y से घट गया, 4x से 3x घटेगा तो कितना होगा 1x यानी माइनस x, और यहाँ 8 से 3 घट जाएंगे कितना बचेगा यानी बराबर -5, क्योंकि 5 इस 8 से बचा हुआ, 8 के आगे माइनस है इसलिए -5 हो गया, ये माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया। अब क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे x बराबर कितना हो गया 5, यानी x का मान निकल गया, x का मान निकल गया, यहाँ के x का मान ज्ञात हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे बगल में है ना, लिख सकते हैं, तो x बराबर हो गया कितना 5। इस x का मान को समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में है ना, 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा, ये वाला है ना, यानी 3, कितना है 3y 3x, तो 3 गुना है ना 3x है, यहाँ पे x का मान बिठा देंगे, गुना हो जाएगा यानी 5, कितना जाएंगे, तो ये जाएंगे 5 माइनस y बराबर 3 है ना, 3 5 15, 3 5 15, तो 3 5 15, ये माइनस y बराबर 3 है ना। ये 3 को क्या करेंगे 15 की तरफ लाएंगे ना, ये y को उधर ले चल जाएंगे ना, यहाँ हो जाएंगे माइनस, ये जो माइनस है इधर लेके गए तो प्लस हो गया, यानी 15 के साइड में 3 को लेकर आएंगे तो बराबर यहाँ पे 15 माइनस 3, समझ गए ना। ये जो 15 है तो यहाँ लिख दिए, और ये 3 को हम 15 की तरफ लेकर आ गए हैं ना, आप देख सकते हैं
15 से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो हो जाएंगे यहाँ पे 5 3 घटा 12, कितना जाएंगे 12 हो गया। तो y का मान 12 आ गया ना, x का मान कितना था 5, तो लिख देंगे यहाँ पे आता है ना x बराबर 5 और y बराबर 12। तो ये हो गया आंसर, क्या हो गया ये आंसर है ना। सॉरी, ये तो x का और y का मान निकला ना, हमको भिन्न निकला है ना, क्या निकला है भिन्न, तो भिन्न बराबर हो जाएंगे यहाँ पे, तो भिन्न बराबर हो जाएंगे क्या अंश बटे हर, तो अंश कौन सा ये ना है x बटे वाई, यानी अंश बटे, तो x का मान कितना आया ये 5 आया, यानी लिख देते हैं x बटे ना y बराबर, तो कितना हो गया 5 बटे 12, 5 बटे 12 ना, यही ना भिन्न है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आंसर, क्या हो गया ये आंसर 5 बटे 12 है ना। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं, इसको आप देख लीजिए। अब हम दूसरा सवाल बताएंगे आपको, तो इसको हम मिटा देते हैं ना। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर का सवाल है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया है ना, एक टेस्ट लिया गया है जिसमें उसने 40 अंक प्राप्त किया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं ना, उसने कोई भी प्रश्न का सही उत्तर किया तो उसे 3 अंक मिला, तथा अशुद्ध उत्तर के लिए, यानी यदि उसने उत्तर गलत किया है तो 1 अंक कटता है ना, 1 अंक की कटौती की गई, यानी और भी जो सही उत्तर में जो अंक मिला उससे 1 अंक और भी काटे लिए गए है ना। यदि उससे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, यदि फिर उसे 4 अंक मिलता है सही उत्तर पर मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं ना, यदि उसको बदल दिया, यानी सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और गलत पर 2 अंक कटते हैं, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, कितने प्रश्न थे, यानी उस टेस्ट में कितने सवाल दिए गए थे ना, हमको यही निकालना है, यानी ज्ञात करना है। तो हम पता करेंगे सबसे पहले जो सही प्रश्न थे ना, सही प्रश्न कितने थे और गलत है ना, सही प्रश्न यानी जो सही उत्तर के जो प्रश्न थे वो हम पहले पता करेंगे, और जो गलत उत्तर के लिए जो प्रश्न पूछे है ना दिए थे उसको हमको पहले मान लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे हल है ना, माना, क्या करेंगे माना, तो लिखेंगे माना x प्रश्न है ना, x प्रश्नों का सही उत्तर है ना, का सही उत्तर है ना, सही उत्तर तथा y प्रश्नों का गलत उत्तर दिया गया ना, y प्रश्नों का गलत उत्तर दिया गया, गलत उत्तर दिया गया है ना, यानी जो x प्रश्न था उसका x प्रश्न, यानी कुछ भी हो सकता है, 5 प्रश्न 6 प्रश्न कुछ भी हो सकते हैं, तो x प्रश्नों का उत्तर सही का सही उत्तर तथा y प्रश्नों का गलत उत्तर दिया गया ना, हम इस x का और y का मान निकालना है। तो समीकरण बनाएंगे कैसे, सबसे पहले तो सबसे पहले जो यहाँ पे सवाल पूछा गया है, यश ने एक टेस्ट में कितना 40 अंक अर्जित किए, तो कितना यानी x, तो ये मान लीजिए कि उसको x जो है ना, तो x प्रश्न जो है, तो मान लीजिए कि 5 प्रश्न है, तो एक प्रश्न सही करता है तो कितना मिलता है अंक, 3 अंक मिलता है, तो 5 में कितना मिल जाएंगे, यानी 3 5 15 मिलेंगे, यानी गुना करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यानी x गुना है ना, तो x गुना करेंगे 3 से, तो कितना 3x हो जाएंगे, x को 3 से गुना तो 3x हो जाएंगे, यानी ये सही प्रश्न के उत्तर का अंक 3 अंक मिलता है एक में, यहाँ बताया गया 3 अंक है ना मिले, तो कितना 3 अंक, और प्रश्न कितना x प्रश्न, तो गुना कर दें, कुल अंक कितना गुना हो जाएंगे, यानी 3 गुना x 3x, और फिर क्या किए गलत, तो गलत उत्तर के लिए क्या होगा, अंक कटेंगे है ना, जो गलत उत्तर हो जाएंगे उसके लिए अंक कटेंगे। ये जो 3 अंक वाला सही प्रश्नों में जो अंक मिलता है कुल, इनमें से फिर क्या होगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे माइनस। कितना अंक मिलते हैं, यानी गलत उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है, यदि उसने एक प्रश्न में एक उत्तर गलत किया तो 1 अंक कटेगा, यानी घटेगा मतलब घटेगा है, तो कितना आ जाएंगे 1 अंक। तो प्रश्नों की संख्या कितना है y, तो क्या जाएंगे y गुना जाएंगे, y कम y को 1 से गुना करेंगे तो y कम y। अब ये जो सही उत्तर जो है ना, सही प्रश्न का जो सही उत्तर था, जो अंक प्राप्त हुआ था उसमें फिर ये घट गया, घटने के बाद कितना प्राप्त होता है,
तो घटने के बाद यानी है ना जो नेगेटिव मार्क है ना पॉजिटिव मार्क से यानी जो प्राप्त अंक है उसमें से नेगेटिव मार्क को घटा दिए। घटाने के बाद कितना मिलता है 40 अंक। कितना मिलता है 40 अंक। तो ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 फिर क्या करता है यहाँ पूछा गया यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते। कितना मिलते हैं 4 अंक मिलता है। तो कितना मिलेंगे यानी यहाँ पे हो जाएंगे x गुना 4 यानी 4x, क्योंकि यदि उसमें सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है, एक सही उत्तर करे तो 4 अंक, तो 5 का कितना मान लीजिए 5 हो या 10 कुछ भी 5, तो 5 हो के 20 यानी गुना हो जाएंगे। तो ये हो गया x है ना, तो x से क्या हो गया 4 गुना यानी 4x। फिर क्या नेगेटिव अंक है ना यानी तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं यानी घटेगा। जब अंक क्या होगा गलत होगा उत्तर, उसके लिए अंक फिर घट जाएगा। तो 2 अंक कितना मिलता है उसको 2 अंक मिलता है ना, यानी 2 अंक कट जाता है माइनस हो जाता है। तो जब गलत होगा तो क्या जाएंगे तो घट जाएंगे यानी 2 गुना वाई। ये जो गलत है ना ये नेगेटिव मार्क यानी माइनस में होंगे, माइनस में ये क्या हो जाएंगे ये इससे घट जाएंगे। अब इससे घटाने के बाद कितना अंक प्राप्त करता है 50। कितना करता है यस 50 अंक अर्जित करता है ना, तो बराबर हो जाएंगे 50। समझ में ना कैसे हुआ ये 50 समीकरण बन गया। ये जो सही प्रश्न सही उत्तर था ना x, इसका 4 मान लीजिए 4 प्रश्न 4 अंक मिलता है एक प्रश्न में 4, तो ये प्रश्नों की संख्या है x कुछ भी होगा 5 6 कुछ भी होगा, तो इससे गुना होकर कुल अंक होगा। फिर उससे जो नेगेटिव मार्क यानी जो घट गया अंक, तो उस अंकों को घटाने के बाद कितना मिलता है 50 अंक मिलता है। घटाने के बाद सही उत्तर का जो नंबर मिला है उसमें से जो गलत अंक होता है, गलत के जो नेगेटिव मार्क होता है वो घटाने के बाद 50 बचता है। तो ये हो गया समीकरण 2। इसको मान लेंगे समीकरण 2 है ना। अब क्या करेंगे इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो ये 3x है ये 4x है, यहाँ 1y है यहाँ 2y है, तो क्या विलोप होगा विलोप नहीं होगा। विलोप करने के लिए कोई भी चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। यदि हम किसी भी समीकरण से ना कोई भी एक चर को इसको x को या x को विलोप करेंगे या y को, है ना, कोई भी एक चर को यदि हम विलोप करते हैं तो उसका गुणांक बराबर होना चाहिए, है ना, बराबर भी होना चाहिए और उसके चिन्ह भी बराबर होना चाहिए तभी वो विलोप होगा। तो देखते हैं इसका यहाँ माइनस है y के आगे, यहाँ भी 2y के आगे माइनस, लेकिन ये 1y ये 2y, तो विलोप नहीं होगा। तब क्या करेंगे हम इस समीकरण 1 को इसको 2 से गुना कर देंगे ना, तो ये 2y हो जाएंगे। इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, समीकरण 2 को गुना करने का जरूरत नहीं है। अगर आप कीजिएगा कि हम इसको करेंगे 3 से 3 4 12 और इसको कर देंगे 4 से, तब भी होगा। लेकिन हम समीकरण 1 को कर देंगे सिर्फ 2 से, तो यहाँ 2y हो जाएंगे, है ना, और इसको नहीं करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 को 2 से गुना कर, क्या लिखेंगे गुना करके, है ना, करके 2 से घटाने पर 2 से घटाने 2 से घटाने पर, है ना, तो घटा देंगे समीकरण इठो कितना है 3x, सॉरी गुना हो जाएंगे इससे 2 समीकरण से, तो ये 6 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 6x, है ना। इससे भी होगा इससे भी होगा इससे भी होगा, यानी किसी भी समीकरण को हम कोई संख्या से गुना करते तो उसके सभी पदों से गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे 3 6x, ये हो जाएंगे कितना 2y, कितना जाएंगे 2y, और ये हो जाएंगे 40 दूना 80, 40 दूना 80 हो गया। और इसको तो गुना नहीं करना समीकरण 2 को, इसको तो गुना नहीं करना है, तो ये हो जाएंगे 4x माइनस 2y बराबर 50। अब विलोप करेंगे तो क्या इसका यहाँ प्लस है माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर देंगे। ये 2y कट गया ना, यहाँ 6x और 4x 6x से 4x घट गया तो कितना बचा 2x, 6x से 4x घट जाएंगे 2x बचेगा बराबर 80 से 50 घटे तो कितना आ जाएंगे यहाँ पे 30, कितना जाएंगे 30। अब क्या करें 2 से भाग दे देंगे तो x बराबर हो जाएंगे 30/2, तो 2 कम 2 15 दूना 30, तो कितना हो गया यहाँ पे x बराबर हो गया 15। कितना हो गया x का मान 15 निकल गया, यहाँ पे x का मान 15 निकाल दिए। यानी तो क्या था, यानी जो ये सही प्रश्नों की संख्या x था ना, यानी सही प्रश्न के लिए यानी कितने प्रश्नों का 15 प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया था। अब क्या करना है, हम इस x का मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखें या तो 2 में रख दो, किसी में भी रखने से निकल जाएगा, किसी में भी रखेंगे ना, तो लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, है ना, तो यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 रखने। तो क्या करना है यहाँ पर
आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखना है यानी 3x, x का मान कितना 15 यानी 3x, 3 का गुणाज है ये x, x क्या 3 का गुणाज है यार, 3 क्या है x का गुणांक है ना। तो यहाँ जाएंगे 3 गुना x का मान कितना 15 माइनस y कितना जाएंगे, तो y बराबर 40, y बराबर 40 है ना। अब क्या करें 3 15 45, 3 15 45, तो ये हो गया 45 माइनस y बराबर 40 है ना। आप यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहाँ बगल में लिख देंगे, बगल में लिख देंगे। तो क्या करेंगे ये 45 को हम इधर ले जाएंगे, उधर है ना, तो यहाँ ले जाएंगे दिस इम्प्लाइज माइनस y बराबर, ये 45 को ले जाएंगे उधर, तो क्या जाएंगे यानी 40 माइनस 45, तो इसका आगे 40 का आगे प्लस है, इसका आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस y, तो 45 से 40 घट जाएंगे, कितना बचेगा -5 है ना, ये y कट जाएंगे, तो कितना हो गया y बराबर 5, y बराबर 5 हो गया ना। तो x का भी मान निकला था 15 और y का मान कितना था 5 निकला है ना। तो इससे पता चलता है कि जो x प्रश्नों का उत्तर सही दिया गया था ना, x प्रश्नों का उत्तर सही यानी, तो x प्रश्न था यानी प्रश्नों की संख्या ये है ना, x प्रश्न, तो x पर यानी x का मान कितना है 15 प्रश्न, यानी प्रश्न 15 प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया था और 15 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया था। तो कुल प्रश्न कितना हो गया, तो कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कुल प्रश्न, क्या लिख देंगे कुल प्रश्न बराबर, तो क्या जाएंगे कुल प्रश्न बराबर यानी x प्लस y बराबर, तो x कितना आया था, x था 15 है ना, x था, तो x था 15 और जो गलत उत्तर जो है ना, गलत उत्तर के जो प्रश्नों की संख्या था कि 5, कितना यानी 5, तो कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया, तो यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। आप इसको देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं ना, यहाँ से लिखने भूल गए, अब इसको हम मिटा देते हैं। आप हम यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर का सवाल दिया है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है ना, A और B यहाँ पर दिया हुआ है, A और B एक राजमार्ग है ना, यानी राजपथ है जहाँ पे एक स्थान A है और एक जगह B, तो वह 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आपका बुक में भी दिया है एक कार A से तथा दूसरी कार B से है ना एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि एक कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, यानी समय एक ही है ना, दोनों कार 5 घंटे के बाद एक ही जगह पर मिलता है, एक ही जगह पर मिलता है ना, मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है, क्या करना है यहाँ पर, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है, चाल ज्ञात कीजिए, दोनों कारों की चाल कितनी है ना। तो हम यहाँ मान लेंगे ना, यहाँ लिखेंगे हल, तो हम यहाँ लिखेंगे हल, माना एक कार, क्या एक कार की चाल, एक कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, प्रति यानी पर आवर x किलोमीटर, तथा दूसरी कार दूसरी कार की चाल है ना, चाल दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है ना, है ये हम मान लिए चाल। जो पहला कार है उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों कार क्या है 2 स्थान, यानी यहाँ ले लेते हैं, ये है A और ये है B है ना।
तो इसके बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर, कितना है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से ये 100 किलोमीटर पर है ना, ये दोनों कार है, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है दोनों कार। अब क्या करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें दोनों कार की चाल ज्ञात करना है ना, यानी एक्स का मान और वाई का मान हमें निकालना है। तो पहले हम समझेंगे यहाँ पर, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे चूँकि समय बराबर कितना, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे ना, समय बराबर क्या होता है यानी दूरी बराबर क्या जाते हैं दूरी बराबर हो जाता है समय गुना चाल, समय गुना चाल, समय गुना समय गुना चाल। तो क्या हो गया, ये दूरी बराबर समय गुना चाल हो गया, समय गुना चाल हो गया ना, दूरी बराबर समय गुना चाल होता है, दूरी बराबर समय गुना चाल होता है। तो दूरी चाल समय कितना 5 घंटा, कितना समय 5 घंटा, आप यहाँ देख सकते हैं 5 घंटे के बाद दोनों मिलता है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे, यहाँ लिखेंगे ना, तो सबसे समीकरण बनाएंगे, तो दूरी बराबर समय गुना चाल। तो दूरी कितना है, जब एक कार है ना, जो कार पहला कार जो है यहाँ से चलता है, ये से पहला कार यहाँ से चलता है, यहाँ से है ना, यहाँ से और दूसरा कार यहाँ पर है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं, एक कार यहाँ पर है, दूसरा कार यहाँ पर है ना। तो क्या दूरी बराबर समय गुना चाल सूत्र है ना, जब दूरी दिया है या दूरी निकालना, चाल और समय दिया हो तो समय और चाल को गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, दूरी निकल जाता है, क्योंकि इसमें दूरी दिया हुआ नहीं है, दूरी दिया हुआ नहीं है। तो एक कार जो क्या होता है, यहाँ से ये कार जो पहला कार है 1 नंबर का, ये 2 नंबर कार, तो ये कार यहाँ से चलता है और बी कार वहाँ से चलता है, एक ही दिशा में चलता है, यानी एक ही दिशा में जा रहा है ना। तो क्या जाएंगे दोनों कार, लेकिन एक ही जगह में मिलता है, दोनों कार एक ही जगह मिल रहा है ना, 5 घंटे बाद दोनों कार एक ही जगह पर मिल रहा है। तो दूरी बराबर समय गुना चाल हो जाता है ना। तो जब एक ही जगह पर मिल रहा है, तो जो पहला कार है, ये पहला कार है ना, तो इसका कुल दूरी कितना हो जाएंगे, तो पहला कार का कुल दूरी कितना हो जाएंगे, तो पहली कार की चाल कितना है, पहला कार की है ना, एक कार की चाल, यानी 1 नंबर जो कार है उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गया पहला कार का। तो उसकी दूरी कितना हो जाएंगे, यानी x गुना 5, x गुना 5 यानी 5x, ये दूरी हो जाएंगे कुल दूरी। अच्छा, अब क्या करेंगे, और दूसरी कार कितना है, दूसरी कार की चाल कितना है y किलोमीटर है ना, वो भी 5 घंटे, उसका भी समय एक ही है, दोनों एक ही समय, यानी 5 घंटे बाद दोनों एक जगह मिलता है, तो उसका भी 5 हो जाएंगे, यानी 5 गुना y यानी 5y, समझ गया ना, 5 गुना y, यानी ये हो गया समय और ये हो गया चाल, यानी दूसरा कार का ये समय निकलता है, यानी समय और चाल को गुना करते तो क्या दूरी निकलता है, यानी दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी हो गया, दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी है ना, ये जो समय है ना 5y, तो ये क्या हो गया, दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी हो गया, और ये पहला कार द्वारा तय किया गया दूरी। अब दोनों कार क्या होता है, दोनों कार के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर, कितना है 100 किलोमीटर है ना, दोनों कार के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो इस कार जो पहला कार जो यहाँ से चलता है, तो पहला कार जो यहाँ से चलता है और दूसरा कार यहाँ से चलता है, दोनों एक ही जगह मिलता है। तो क्या करेंगे, जब पहला कार का जो ये दूरी है ना, दूरी पहला कार जो दूरी तय करेंगे, तो इसका दूरी से यदि हम, क्योंकि एक कार से जो तय की गई दूरी है ना, इतना दूर तक गया और वो भी गया, तो यदि इसका दूरी से यदि हम इसका इतना 100 को घटा देंगे, कितना घटा देंगे, यानी इसका दूरी से है ना, ये जो पहला वाला कार है ना, इसके द्वारा जब तय की गई दूरी है उधर गया, तो इसका दूरी से हम इसका दूरी को घटा देंगे, इसका दूरी को घटा देंगे है ना, यानी पहला जो कार है उसका दूरी इतना है और दूसरा कार का तय की गई दूरी कितना है 5 हुआ है,
तो पहला कार के दूरी से हम इसका दूरी को, दूसरा कार की दूरी को, जो दूरी तय किया है उसको घटा देंगे, तो बचेगा कितना, बराबर 100 बचेगा। क्योंकि एक कार मान लीजिए यहाँ तक गया और ए भी गया यहाँ तक, है ना, दोनों एक ही जगह मिलता है। तो क्या करेंगे, इसका जो दूरी है ना, इसका दूरी इतना दूरी, तो इतना को घटा देंगे ना यहाँ से। मान लीजिए यहाँ तक ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ तक गया यहाँ तक, तो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी इतना है ना, तो इतना को घटा देंगे, इतना को घटा देंगे, तो बचेगा कितना, इतना ना बचेगा, 100 बच जाएंगे, है ना। समझ गए ना कैसे हुआ। तो ये 5 1 से 5 वाई घटा देंगे, यानी इसके दूरी, पहला कार का जो ये दूरी है दूसरी कार की दूरी को घटा देंगे तो कितना आ जाएंगे, यानी बचेगा 100 बराबर। समझ गया कैसे 100 क्या, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण x मान लेंगे। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ भी 5 वाई है, 5 x है, ये भी 5 x है ना, तो इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, अभी नहीं करेंगे, यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, क्या बचाएंगे यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 100 यहाँ 5 5 एकम 5 5 20 100। इससे भाग देंगे तब भी कटा, यहाँ से भी कट सकता है, बराबर से भी कट सकता है ना। तो कितना हो गया, x माइनस 5 x माइनस वाई बराबर हो गया 20। कितना हो गया 20। समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 1 मान लिया। पहले समीकरण बच गया। अब क्या करता है, दोनों कार्य विपरीत दिशा में चलता है। एक कार्य जो है ना, पहला कार्य ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो दोनों आके अगर बीच में मिले तो इसके द्वारा तय की दूरी मान लेते हैं। अब यहाँ समझ लेते हैं ना, लिखेंगे चूंकि दोनों कार्य, क्या लिखेंगे, दोनों कार्य है ना, जब विपरीत दिशा में चलती है, क्या चलती है, विपरीत दिशा में चलती है ना। तो जब विपरीत दिशा में चलेगी तो क्या होगा, यानी मान लीजिए एक कार यहाँ तक आया और एक कार यहाँ तक आया, है ना, दोनों कार यहाँ पे आया, बीच में आया, तो ये 40 किलोमीटर गया या 50 कुछ भी गया होगा, या 30 मान लेते हैं। ये 30 किलोमीटर तय किया तो ये कितना करेगा, 70 किलोमीटर, ये ज़्यादा आया है ना। तो दोनों मिला कितना हुआ, 30 और 70 100 होगा, यानी कुल ये दोनों के बीच में कितना है, 100 किलोमीटर दूरी तय है ना। तो दोनों मिला के 100 हो जाएंगे। इसीलिए क्या करेंगे, तो इसलिए क्या जाएंगे, दोनों कार जब विपरीत दिशा में चलते हैं ना, तो विपरीत दिशा में चले तो क्या होगा, विपरीत दिशा में चलते हैं तो उसका चाल, यानी जो पहला कार है उसका चाल कितना है, 1 किलोमीटर, यानी 1 घंटा प्रति घंटा, 1 घंटा में, तो क्या जाएंगे x प्लस, है ना। और उसका भी चाल कितना, यानी y घंटा, तो 1 से गुना करना प्रति घंटा, है ना, यानी 1 घंटे में चाल को गुना करेंगे, समय और चाल को गुना करके क्या बस दूरी निकलेंगे। तो ये हो गया 1 घंटे का दूरी, है ना, इसका भी 1 घंटे दूरी y, तो दोनों मिला कितना, तो 100 कितना जाता है, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया 100। ये समीकरण 2 बन गया। इसका समीकरण 2 माने, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, है ना, घटाने पर, तो x कौन सा, ये x माइनस वाई बराबर 20। 2 कितना है, 2 समीकरण ये है ना, x माइनस प्लस वाई बराबर 100, है ना। आप घटाएंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएंगे, x से कट गया तो ये क्या जाएंगे, ये माइनस यानी माइनस 2y, और यहाँ हो गया कितना, 100 का माइनस लेंगे तो 100 से 20 घट जाते कितना आएंगे, माइनस 80, है ना। ये 2y से भाग दे देंगे तो y बराबर कितना आएंगे, यानी माइनस 80 बटे माइनस 20। ऐसे कर सकते हैं। यहाँ जगह नहीं है, है ना, यहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं। तो 2y से भाग दे देंगे तो क्या जाएंगे, तो y बराबर हो गया 2 माइनस 2 से भाग दे देंगे तो माइनस 80 बटे माइनस 2, तो 2 कम 2, 40 दूना 80, तो 40 हो गया, है ना, 40 निकल गया, ये माइनस माइनस भी कट गया, तो y बराबर कितना हो गया 40। कितना हो गया 40, यानी y का मान 40 निकल गया। यानी जो दूसरी कार है वो 40, है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। अब क्या करें, इस y का मान को समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, है ना, समीकरण 1 कौन सा ये है, x माइनस वाई, है ना, तो y कितना है 40, कितना है 40 बराबर 20।
इस 40 को उधर ले जाएंगे तो कितना जाएंगे बराबर, ये माइनस है उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे ना, तो कितना हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएंगे ये 40। तो x बराबर हो गया यहाँ पे 60, कितना हो गया 60, यानी x जो है ना x किलोमीटर, यानी x का मान कितना होगा 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हो गया, लिख देंगे एक कार की चाल x किलोमीटर था प्रति घंटा है ना, तो x का मान हो गया 60 किलोमीटर है ना, तो यहाँ लिख देंगे अतः क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 60 किलोमीटर, कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और y बराबर हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया आंसर, क्या हो गया ये आंसर। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं ना। आपको यहाँ समझा दिया किस तरह से बना है, आपको बता दिए हैं। अब हम दूसरा सवाल बताएंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम 5वां सवाल, 4 नंबर का 5वां सवाल है। एक आयत का क्षेत्रफल है ना, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, एक आयत है उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है ना, यदि लंबाई में हम 5 इकाई कम कर दे तो उसका क्षेत्रफल में क्या होता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, कर दी जाती है। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई में 5 कम कर देंगे और चौड़ाई में 3 बढ़ा देंगे तो उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है ना। फिर पूछा है, यदि हम दूसरा स्थिति, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई भी 3 बढ़ा देंगे और चौड़ाई भी 3 इकाई बढ़ा देंगे ना, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमायकत की यानी लंबाई और चौड़ाई निकालना है ना, तो हम मान लेंगे यहाँ पर, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हम मान लेंगे ना, हल माना आयत की लंबाई, क्या मान लेंगे, लंबाई x है ना मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, y मीटर है ना। तो मान लिए, अब क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल क्या जाएंगे, तो हो जाएंगे, चूँकि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, ये ना सूत्र है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे, समीकरण बनाएंगे प्रश्न अनुसार। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएंगे लंबाई गुना चौड़ाई है ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है, लंबाई है x और चौड़ाई कितना है y, यानी x गुना, यहाँ लिख सकते हैं बराबर x गुना y है ना, यानी xy गुना करेंगे तो क्या जाएंगे बराबर xy हो जाएंगे, x यही ले सकते हैं गुना करने से, x गुना यानी x गुना y, तो बराबर हो जाएंगे x y है ना। ये हो गया क्षेत्रफल x y। तो क्या करेंगे, x y जो है क्षेत्रफल ना, इसमें 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले तो बताया ना कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी माइनस होता है ना, 9 वर्ग इकाई कम कर दिए, कब, बराबर जब इसकी लंबाई में, यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई कितना x, तो इसमें हम 5 कम कर दिए, x में 5 कम कर दिए, तो क्या होता है, ये क्षेत्रफल ना है, तो ये भी लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना इसके बीच में गुना है ना, चौड़ाई कितना है y, तो क्या जाएंगे, तो y 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो 3 यहाँ बढ़ जाता है, y में बढ़ेगा तो जोड़ होगा है ना, तो यहाँ जोड़ लिखे, यहाँ गुना है, कुछ नहीं मतलब गुना है, तो ये लंबाई और ये चौड़ा है ना, 5 इकाई कम कर दी जाती है और y में 3 इकाई बढ़ा दी जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसको गुना करने से क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, 9 इकाई कम हो जाती है, इसी से ये क्षेत्रफल बनता है ना, इसलिए यहाँ बराबर दिया गया, ये समीकरण बन गया, क्या बन गया समीकरण। पहले इसको हम हल कर लेते हैं ना, यहाँ लिखेंगे xy माइनस 9, इधर करेंगे, इससे गुना होगा तो क्या जाएंगे xy, 2 ब्रैकेट के बीच में यदि संख्या होगा तो क्या करते हैं,
गुना करेंगे, इस ब्रैकेट की संख्या को इस ब्रैकेट से गुना होगा। तो x को करेंगे, पहले इससे करेंगे इसको, फिर इससे करेंगे इसको और भी रहेगा तो करेंगे ना। x गुना करेंगे तो y एक्स वाई, फिर इसको करेंगे 3 से तो कितना रहेंगे प्लस 3x, फिर क्या करेंगे 5 से करेंगे, 5 का आगे माइनस, y का आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस यानी -5y, फिर 5 को करेंगे 3 से तो कितना जाएंगे, इसका आगे माइनस इसका आगे प्लस, तो माइनस माइनस से माइनस 15 है ना, 3 5 15। आप क्या करेंगे, ये एक्स वाई इधर ले आएंगे, एक्स वाई को इधर लाना है ना, यानी इसको हम इधर लिख देंगे। तो दिस इम्प्लाइज एक्स वाई है ना प्लस 3x माइनस 5y है ना, ये वाला। ये 15 को लेके आएंगे इधर लेके आएंगे, और ये जो एक्स वाई है ना एक्स वाई, इसको लेके आ जाएंगे इसके साइड में इधर, यानी ये जो है ना ये जिधर है यहाँ पे इसको लेकर आएंगे तो क्या जाएंगे यहाँ माइनस एक्स वाई हो जाएंगे। इसको लेकर आ गए इसके साइड में बराबर, और ये 15 का क्या करेंगे 15y को लेकर आ गए इसके साइड में है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया -9 था और ये माइनस था, इधर लेकर आए तो प्लस हो गया, प्लस 15 है ना। ये 15 को हम इधर लेकर आ गए, समझ गए ना। अब ये एक्स वाई कट गया, क्या हो गया कट गया, और यहाँ बच गया कितना 3x प्लस है ये, और यहाँ -5y बराबर 15 से ये प्लस ये माइनस, तो 15 से 9 घट जाते कितना बचा यहाँ पे 6। समीकरण 1 हो गया, समीकरण तो 1 हो गया ना, समीकरण 1, तो ये हो गया समीकरण 1। अब फिर क्या बताया गया यहाँ पे, यदि दूसरा स्थिति देख सकते हैं ना, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई भी बढ़ाना 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल क्या जाएंगे, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है ना, यानी क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। तो लिखेंगे चूँकि क्या जाएंगे x माइनस क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई है ना, एक्स वाई माइनस एक्स वाई क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएंगे, यानी बढ़ जाएंगे 67। क्षेत्रफल बढ़ेगा ना, ये क्षेत्रफल में क्या जाएंगे 67 जोड़ हो जाएंगे, बढ़ेंगे तो अच्छा। तो जब ये क्षेत्रफल बढ़ेंगे कब, जब इसके लंबाई कितना x, लंबाई 3 बढ़ा देंगे, लंबाई में 3 बढ़ा देंगे और चौड़ाई में भी 2 बढ़ा देंगे, चौड़ाई में बढ़ेगा तो जोड़ेगा है ना, तभी ना इसके बराबर हो जाएंगे। तो ये समीकरण बन गया, क्या बन गया ये समीकरण। पहले इसको हम हल कर लेंगे, तो दिस इम्प्लाई हो जाएंगे यहाँ पे x प्लस वाई 67, क्या करेंगे 67, तो इसको करेंगे इससे गुना तो क्या जाएंगे बराबर एक्स वाई, फिर इसको करेंगे इससे 2 से तो कितना प्लस 2x, 3 को करेंगे 3y क्या जाएंगे प्लस 3y है ना, फिर 3 को करेंगे 2 से 3 दूना 6, तो यहाँ हो गया 6 है ना, यहाँ हो गया 6। अब क्या करेंगे, ये दोनों को हम इधर ले जाएंगे ना, ये जो एक्स वाई है ना इसको हम इस साइड में ले जाएंगे, ये लिख देते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y बराबर 6 को हम उधर रहने देंगे, 6 को हम इधर लेकर आएंगे, इस तरफ लेकर आएंगे ना। ये जो 67 है ना 67, इसको 67 का 67 रहने दिए, और इस एक्स वाई को क्या किए 67 से हटा के हम इधर लेकर आ गए, इधर 67 रहने दिए है ना। तो ये जो एक्स वाई है इसको क्या किए यहाँ से हटा के हम इसके साइड में लेकर आए, ये जिधर है ना यानी यहाँ लेकर आ गए, तो एक्स माइनस हो गया यहाँ पे वाई, और क्या कि ये जो 6 है ना 6 प्लस जिसके साइड में था यहाँ पे, तो इसको हम लेकर आएंगे इसके साइड में 67 के साइड में, तो -6 हो जाएंगे। ये एक्स वाई कट गया, तो बच्चा यहाँ पे क्या, यहाँ पर बच जाएंगे 2x प्लस 3y, 67 से 6 घट जाएंगे तो बढ़ेगा कितना 61, कितना हो जाएंगे यानी 61। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 2। अब इस समीकरण 1 और 2 को है ना, ये समीकरण 1 है ये 2 है ना, इन दोनों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ विलोपन विधि से इसको हल करेंगे, यहाँ दाग ले लेते हैं जगह नहीं है। तो विलोपन करेंगे तो यहाँ जो x है समीकरण 1 में, x का गुणांक कितना 3, यहाँ x का गुणांक कितना 2, तो विलोप तो नहीं होगा, यहाँ भी y भी नहीं होगा, ये 5 है ये 3 है, चर का गुणांक बराबर नहीं है, तब क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। इसको कर देंगे 2 से तो कितना गए 6 हो जाएंगे, तो ये भी 6 होना चाहिए, तब इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 3 से गुना कर देंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण है ना, समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को
3 से गुना करके घटाने पर, 3 से गुना कर के घटाने पर, किसने पर, घटाने पर। तो समीकरण 1 है ना, इसको कर देंगे 2 से, किसे कर देंगे 3 दूना 6x, कितना जाएंगे, तो हो जाएंगे 6x प्लस 2, इससे भी गुना होगा, सभी पद से होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, यानी 5 दूना 10, ये माइनस है तो यहाँ जाएंगे माइनस 10y बराबर, तो ये कितना जाएंगे 6 दूना 12, कितना जाएंगे 12, और इसको करेंगे 3 से, 3 दूना 6, कितना जाएंगे 3 दूना 6x है ना, और इसको करेंगे 3 से, 3 तिया 9, कितना जाएंगे 9y बराबर, और ये है ना, ये भी 3 से गुना आ जाएंगे, तो 3 एक साइड में गुना कर दो, कितना होगा 3 एक साइड में हो जाएंगे 183 हो जाएंगे। अब घटाएंगे, यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस लेंगे, यहाँ प्लस यहाँ भी माइनस लेंगे, तो 6x घट गया। अब 10, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, 10y और 9y कितना जाएंगे -19y बराबर 83 से घट जाएंगे 12, तो बचेगा कितना यहाँ पे 1, और यहाँ 8 से 1 घट गया 7, यानी 171 तो हो गया -171। अब क्या करना है, ये 19 से भाग दे देंगे तो क्या जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भाग दे देंगे बराबर -171 है ना, बटे 119, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 19 से कम 19 9 में 171 होता है, 19 9 में 119 होता है ना, 171 यानी 9 बार में, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, तो 19 9 में 171 है ना, तो y का मान निकल जाता है यहाँ पे बराबर 9, y का मान 9 निकल गया, यानी चौड़ाई निकल गया, चौड़ाई 9 हो गया ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें s का मान निकालना है, तो इस y का मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर है ना, तो समीकरण 1 कौन सा, ये वाला है ना, यानी 3x माइनस 5y, यानी y क्या है 5 का गुणज है, तो 5 गुना 9 हो जाएंगे यहाँ पे बराबर कितना, बराबर 6, बराबर तो यहाँ जाएंगे 6 है ना। अब क्या करेंगे, ये 3x, ये 5 9 45 बराबर 6, ये 45 को दाएं पक्ष ले जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएंगे 3x है ना, यार 45 उधर ले जाएंगे तो कितना देंगे 3x बराबर, तो 6 प्लस 45 है ना, ये 6 और 45 को जोड़ देंगे तो कितना जाएंगे, यानी 3x बराबर 51, कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 51, यहाँ पे हो गया 51 है ना, ये 6 और 45 को जोड़ दिए तो 51 हो गया। आप 3 से भाग दे देंगे, 3 से इस 3 से भाग दे देंगे तो हो जाएंगे x बराबर 51 बटे 3, तो 3 कम 3 7 51, तो x का मान निकल गया 17, कितना हो गया 17 है। अब लिखेंगे यहाँ पे आता, क्या लिखेंगे, आता x बराबर हो जाएगा 17, कितना जाएंगे 17, और y बराबर हो जाएंगे 9, कितना 17 मीटर, और ये हो गया 9 मीटर, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो गया दोनों आंसर है ना। तो इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।